नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी यूएई में है और यूएई के सुल्तान के साथ वो गले लग रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो नरेंद्र मोदी वहां कहते हैं कि मुझे लग रहा है आज मैं अपने घर आ गया हूं, मैं अपने परिवार के बीच आ गया हूं। यूएई में उन सारे मुस्लिम शासकों और उनके तमाम सारे सूबेदारों के साथ में, उनके सैनिकों के साथ में वो बैठे हुए थे और वहां खुद को बता रहे थे कि परिवार में आना, अपने घर आना। मुझे लगा ये है क्या, क्या सच में वो अपने घर पहुंच गए हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में होते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो उनके कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। उनके ऊपर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके बाद में लगता है कि वहां के मुसलमान और यहां के मुसलमान में कोई अंतर है क्या? तो मैंने इसी को लेकर के मैंने आज कहा थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए। तो मैंने कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जो है आनंद प्रकाश मिश्रा, वो वहां इंडियन कल्चर और सब चीज के प्रोफेसर हैं, उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि जो घांची समुदाय है वह समुदाय अहमद शाह अब्दाली के साथ आया था और यह वह समुदाय है जो उनके जो मसाल थे, जलू वो चलते थे उनके साथ में रोशनी के लिए, उन सब में तेल भरने और उन सब चीजों का काम करते थे। उनके साथ में कुछ हब्सी भी आए थे। वो हब्सी, उनमें से कुछ हब्सियों ने गुजरात में ही गांव भी बसा लिया। इसी तरीके से जो वो घांची थे, मोर घांची, उन्होंने आकर के यहां पर गांव बसा लिए। और अहमद शाह अब्दाली जब लूट के जाने लगा तो उसे लगा कि इतने भीड़ क्यों ले जानी, क्योंकि हमें तो जो लेना था यहां से बटोरना था, बटोर लिया। तो जब यहां से जा रहा था तो तमाम घांचियों को छोड़ गया और उन्हें गांव दे गया। कुछ को वो दे दिया, हब्सी को एक गांव दे दिया, इसी तरीके से दे दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो मुझे लगा कि शायद यही कारण तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और कहते हैं मैं अपने परिवार में आ गया, अपने घर पे आ गया। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो प्योर हिंदुस्तानी है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। वो कुछ पीढ़ियां पहले तक हमारा आपका भाई था, हमारे आपके लोगों में से। तो हिंदुस्तान का मुसलमान उससे अलग नहीं है। तो आज भी हम अरेबियन जो मुसलमान है वो अपने आप को सुपीरियर मानता है और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को वो उस तरह से मुसलमान नहीं मानता है और उनसे वो उस ढंग से संपैथी नहीं रखता है। इससे मुझे लगा कि शायद यह कारण तो नहीं है। तो प्रोफेसर साहब की इस बात पे मुझे निश्चित रूप से एक लगा कि है क्या। तो निश्चित रूप से इस पे एक रिसर्च करने की जरूरत है और इस रिसर्च पे उन्होंने मुझे कुछ बुक्स बताई हैं और कहा है उनमें आप पढ़िए कि उनके साथ जो आए थे वो घांची कहलाते थे कि नहीं कहलाते। तो यह है, चलिए छोड़िए इसको, क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी अपने घर पहुंच गए, अपने परिवार में पहुंच गए, ये वो कह रहे हैं। उनका जो मैं कह रहा हूं ये उन्होंने ही अपना वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है, उसी में ही मैंने सुना है। तो इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि वो कहीं से कोई सुनी सुनाई बात होगी। पहली बात ये। दूसरी चीज, वहां पर वो बोले कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को बहुत सख्त होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल होना चाहिए। मुझे आज भी याद आता है 2014 का जो घोषणा पत्र था चुनाव का, उसमें उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत। फिर मैंने ढूंढा कि क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, तो मैंने देखा अभी हाल ही में तो अशोक चौहान, उनको कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिला करके अपने यहां ज्वाइन कराया है। उनके ऊपर जब आदर्श सोसाइटी घोटाले का मामला उठा था, कारगिल के तमाम शहीदों को सोसाइटी देने में, तो उस मामले में साहब जो
डिप्टी सीएम है इस समय महाराष्ट्र सरकार में, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस मुद्दे को इतना उठाया था और कहा था कि ऐसे है, इतना बड़ा घोटाला करने वाले और ये ऐसे जेल में जाएंगे। और यही नहीं, उन्होंने कई और घोटाले गिनाए थे। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण में कहा कितना बड़ा घोटालेबाज, ऐसा। वो आज वहां आ गए। इसके पहले अजीत पवार का हम देख ही चुके हैं कि कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में उन्हें 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी बताया था और फिर बाद में उसी के 2-3 दिन बाद वो उनकी पार्टी में आ गए थे और फिर वो गले लगा रहे थे। इसी तरीके से आप याद करिए, शिवसेना के शिंदे के कारण भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था और न जाने क्या क्या, वो उनके यहां आ गए और वो भी मुख्यमंत्री है। इसके अलावा भी और है, एक ये उदाहरण नहीं है। ऐसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने देखा ही है, उनपे बुकलेट छापी थी पूरी। इसी तरीके से यदि शुभेंदु अधिकारी और तमाम सारे लोग कहेंगे तो वो भी आपको याद आ जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं और जब इतने उदाहरण मौजूद हो, जहां जाइए वहीं मिलेंगे, तो आज वो सारे उनमें आ रहे हैं। एक और उन्होंने कहा कि जनता के काम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात कही। यही तो कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। और जनता को स्वतंत्र छोड़िए, वो कहां पूजा करेगी, क्या खाएगी, क्या करेगी, उसके आपको इंतजाम करने चाहिए उसकी शिक्षा के, उसके स्वास्थ्य के, उसके जीवन शैली के लिए, उसके और तमाम सारी चीजों के लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, उसको एक बेहतर और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वो मौका दीजिए, उसको मदद कीजिए उन चीजों में जहां वो कमजोर पड़ता है। यही सरकार के काम है। लेकिन यहां तो सरकार हर चीज में दखल दे रही, मंदिर में भी दखल दे रही कि पूजा तुम क्या करोगे वो भी बताएगी, खाओगे क्या ये भी बताएगी, और न जाने क्या क्या, आप किससे प्यार करोगे, किससे शादी करोगे, क्या करोगे, वो भी सब सरकार ही तय करेगी। जब यह आता है तो आता है वाह मोदी जी वाह, आप जो कहते हैं शायद वही नहीं करते हैं। उसी का नतीजा है कि आपने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और आज किसानों पर गोली चल रही है। तमाम किसानों की, मैं जहां बैठा हूं वहां से 38 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां किसान जूझ रहा है। रात में 3 बजे तक वहां पर बम फोड़े जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पैलेट गन से उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। कई लोगों के बुलेट्स लगी हैं, उनके आंखें चली गई हैं, 2 लोग अंधे हो गए, एक की एक आंख फूटी है और वो पूर्व सैनिक है। और राहुल गांधी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को, राजा बनिंग को वहां भेजा उसके उन लोगों की मदद के लिए। और फिर वहां जब वो अस्पताल में पहुंचे तो उससे बात की और बात करने के बाद में राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि उन सब किसानों को जो भी मदद होगी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराइए, उनमें से जो घायल हैं और उनको, और अपने डॉक्टर सेल से कहिए कि वो मदद करें और वहां पर उनको दवाएं और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने हरियाणा के भी अपने पूर्व मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में कहा है। तो इसके बाद में राहुल गांधी का इरादा यह है कि वो जाकर के उन किसानों से मिले, उसके लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है क्योंकि सरकार वहां जाने का रास्ता नहीं दे रही। तो सबसे बड़ी बात, आज उनकी मां सोनिया गांधी, जो रायबरेली से अभी लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने, चूंकि वो बीमार रहती हैं, सभी कोई जानता है क्षेत्र में, नहीं टाइम दे सकती हैं, नहीं उतना चल सकती हैं, तो उस स्थिति में उनको राज्यसभा के लिए उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है राजस्थान से। और राजस्थान में उनका नामांकन दाखिल कराने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए, साथ में अशोक गहलोत भी थे और वहां पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। चलिए, नामांकन हो गया, सोनिया जी वहां से हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिनके नामांकन करा रही वो लोग कौन है? एक, आप
देख लीजिए, वही अशोक चौहान जिन्हें बेईमान, भ्रष्टाचारी और न जाने क्या क्या कहते थे, तो वो करा रहे हैं, जिनके कारण कांग्रेस बदनाम हुई, जिनके कारण गांधी नेहरू परिवार बदनाम होता है, वो सारे लोग उनके पास चले जाते हैं। अमिताभ बच्चन भी उन्हीं के साथ में होते हैं, प्रचार करते हैं और दुनियादारी करते हैं। और याद होगा कि बोफोर्स केस में अमिताभ बच्चन के ही कारण बदनाम हुए थे राजीव गांधी, और उसी के बाद में उस परिवार ने धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाई। तो आपके सामने है किस तरीके से वो परिवार जिसने बेईमानी करी या नहीं करी, जो भी है, उस परिवार को, या अमिताभ बच्चन ने पैसा खा लिया, 64 करोड़ रुपया की दलाली खा ली, तो इस आरोप में राजीव गांधी जैसे स्वच्छ छवि के ईमानदार सच्चे व्यक्ति को भी दाग झेलना पड़ा था। तो यह स्थिति भी है। चलिए, तो वो सारे बेईमान जितने हैं वो धीरे धीरे छट रहे हैं, और ईश्वर करे छटे। इसी पर आता हूं। हमने आपसे कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, कोई ना कोई ड्रामे होते रहेंगे। आपने देखा जब मणिपुर में उन्होंने शुरुआत करी, तो मुंबई में किस तरीके से देवड़ा जो है चले गए छोड़कर, उसके बाद में फिर बाबा सिद्दीकी चले गए जब वो बिहार पहुंच रहे थे, और उसके बाद में जब वो बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार छोड़ के पाला चले गए इंडिया का, और उसके बाद में ममता बनर्जी ने बंगाल पहुंचने के उनके पहले ही घोषणा कर दी कि नहीं, अब कांग्रेस से कोई वो नहीं होगा, 1 सीट देंगे, 2 सीट देंगे, लेना है लेने, नहीं तो जाए। तो यह स्थिति है, अकेले लड़ेंगे। उसके बाद में इसी तरीके से हमने कहा था आगे बढ़ेंगे तो भी होगा, और वो लगातार कुछ न कुछ इसी तरीके का हो रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि हम अकेले ही लड़ेंगे, भगवंत मान ने कर दी पंजाब और चंडीगढ़ में अकेले ही लड़ेंगे, और दिल्ली के लिए कल उनके जनरल सेक्रेटरी ने कह दिया कि 1 सीट देंगे, लेना है ले लें, नहीं तो हम अकेले लड़ लेंगे। तो साहब ये स्थिति है। इसके बाद में और वो गिनाते हैं कि कांग्रेस की कोई लोकसभा सीट नहीं है और उसका क्या स्टेक। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी भी कोई सीट नहीं है, और वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके पास जो वोट है, जो भी कुछ है, वो कांग्रेस से ही छीना हुआ है। बहरहाल उनकी मर्जी। इसके बाद में आज एक वो शख्स भी ज्वाइन कर लेते हैं जो बड़े दिन से उनके 2 दिन पहले के, आप उनके ट्विटर हैंडल पे पोस्ट देख लीजिएगा, वो कांग्रेस की प्रशंसा करते नजर आ रहे थे, किसान और सबके मामले में कांग्रेस के स्टैंड का वो समर्थन कर रहे थे। तो वो जो है लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से विभोर शास्त्री या वी शास्त्री करके हैं, और वो प्रियंका गांधी के पीए हुआ करते थे, और प्रियंका गांधी ने उन्हें सेक्रेटरी बनवाया था कांग्रेस पार्टी में। बाद में कांग्रेस पार्टी जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो उन्होंने हटा दिया उन्हें, और उसके बाद में प्रियंका गांधी ने भी उन्हें हटा दिया था क्योंकि उनके बारे में बड़ी शिकायतें आ रही थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद आने लगते हैं। वैसे भी लाल बहादुर शास्त्री के कई रिश्तेदार उनके साथ हैं। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री मरते मर गए, और वो आरएसएस और बीजेपी जो आज है जनसंघ, इन सबको गाली देते रहे। लेकिन मरने के बाद में अब उनके परिवार के लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो उसी में से वो भी चले गए, और वो आज पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने पट्टा पहन लिया। जो कल तक अपने इंट्रो में लिखते थे कि मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं प्रियंका गांधी का पीए रहा, तो ये स्थिति है। तो इस तरह के उनके पिता, उनके दादाजी लाल बहादुर शास्त्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीए रहे थे, और जब पीए होते थे तो वो इस बात के लिए गर्व भी महसूस करते थे, और अपनी जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेस ही रहे। और कांग्रेस ने उन्हें दिया कि एक गरीब घर के उस व्यक्ति को न सिर्फ पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, बल्कि देश का प्रधानमंत्री भी बनाया। और उन्होंने भी उतनी वफादारी के साथ देश के साथ भी, और कांग्रेस के साथ भी, और गांधी नेहरू परिवार के साथ भी उतने ही वफादारी के साथ काम किया। तो यह संदेश जाता है। लेकिन चलिए, ये किस्से तो होने ही थे। अब आते हैं
कि जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उन स्थितियों में है क्या? ये नफरत का माहौल पनपा करके, किसानों को बदनाम करके और सब कुछ करके होता है। आप याद करिए, कभी किसानों को क्या कहते थे। आजकल जो किसान है, जो आज आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो इस तरह का जब खेल होता है तो सवाल उठता है कि आखिर है क्या? क्या वो खालिस्तानी? आप जाइए देखिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा यदि अनाज पैदा करके इस देश के लोगों का कोई पेट भरता है तो वो पंजाब है, वो हरियाणा है, वो उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है लेकिन अपना भी पेट नहीं भर पाता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा धान पैदा करता है लेकिन अपना पेट नहीं भर पाता है। उसके लिए उसे पंजाब हरियाणा से गेहूं भी चाहिए होता है और धान भी चाहिए होता है। दिल्ली को भी चाहिए होता है, दिल्ली के पास नहीं होता है। दिल्ली की इतनी बड़ी आबादी है। इसके बाद में अड़ोस पड़ोस के तमाम राज्य हैं जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है और उसकी भरपाई पंजाब हरियाणा करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं, जो पंजाब हरियाणा पेट भर रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं, उनको आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या आतंकी कुछ भी कह देंगे। सोचना पड़ता है। लेकिन यहां का किसान मेहनत करता है, अपनी उपज बढ़ाता है और सम्मान के साथ आगे बढ़ता है। यही वजह है कि पंजाब के किसान की जो आमदनी है, औसत आमदनी, वो 26,000 रुपए से अधिक की है। और इसी तरीके से हरियाणा के किसान की भी आमदनी 22,000 रुपए से अधिक की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 8,000 भी नहीं, बिहार के 5,000 के अंदर है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? बंगाल की इसी तरह बुरी स्थिति, और भी राज्यों की बुरी स्थिति, उड़ीसा की बहुत बुरी स्थिति। तो वहां के कितने किसान आकर के लड़ाई लड़ सकते हैं? तो पंजाब का किसान इसलिए समृद्ध है क्योंकि वो आधुनिक ट्रैक्टर, आधुनिक संसाधन, विज्ञान का पूरा इस्तेमाल और आधुनिक खेती करता है। और इसलिए है उसके पास में पानी भी है, दूसरी भी चीजें हैं, वहां इतना बाढ़ का खतरा नहीं होता है। और इन सब स्थितियों में, और जो पिछली सरकारें नहीं है, उन सरकारों ने उन्हें मदद भी की है। कांग्रेस सरकार ने तमाम बार उनके कर्ज माफी करी है, और वही नहीं करी, छत्तीसगढ़ में भी करी, राजस्थान में भी करी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, जब केंद्र में सरकार थी तब भी करी। तो बाकी लोगों ने तो ये नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने भी कर्ज माफी नहीं करी, लेकिन कांग्रेस ने करी थी, जिसके कारण वहां के किसान आज इस स्थिति में हैं कि वो खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो आज वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि वहां के नहीं है, ये गलत होगा। 200 किसान यूनियन है, उनका साथ दे रही, और सभी तो दिल्ली आ नहीं सकते। तो कुछ वहीं से कर रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं, कुछ मदद भेज रहे हैं, कुछ और चीजें कर रहे हैं, और कुछ कुछ अपने प्रतिनिधि भी भेज रहे हैं। पंजाब हरियाणा दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए उन्हें कोई बहुत समस्या नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह इस बात का उदाहरण है कि झूठा बदनाम मत करिए। इसे सिखों और जाटों में मत बांटिए, इसे सिख जाट और अदर्स में मत बांटिए। इसे पंजाब हरियाणा का किसान मत कहिए, देश का किसान है। क्योंकि इस देश की जीडीपी में 19% योगदान उनका है, और 19% योगदान होने से आप समझ सकते हैं कि इस देश की व्यवस्था चलाने में, इस देश की भूख मिटाने में उनका कितना बड़ा योगदान। यह नहीं होता तो आज भी हम अमेरिका जैसे देशों के सड़े अनाज के लिए हाथ फैला रहे होते। इसीलिए हरित क्रांति जरूरी थी, इसीलिए दुग्ध क्रांति जरूरी थी, इसीलिए वैज्ञानिक क्रांति जरूरी थी, और इसीलिए आयुध क्रांति जरूरी थी। जय जवान जय किसान का जब हम नारा देते हैं, और शास्त्री जी के बेटे ने यही कहा कि मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था मेरे दादाजी ने, उसको मोदी जी कर रहे हैं। तो साहब ये कर रहे हैं कि किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया है और जवानों को अग्निवीर बना दिया है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को, खेल को समझ सकते हैं। और इस स्थिति में अकेले राहुल गांधी ही तो हैं
जो किसानों के साथ खड़े हैं, उनके लिए हर मदद करने को तैयार। तो ऐसी स्थिति में हमें सच को पहचानना हो, जानना होगा कि कौन है जो असली है और कौन है नकली है। क्योंकि बीजू जनता दल ने चिट्ठी दे दी कि हम भाजपा का साथ देंगे, भाजपा के कैंडिडेट को जिताएंगे। इसी तरीके से नीतीश का आप चेहरा देख ही चुके हैं, ममता का चेहरा भी आपने देख लिया, अरविंद केजरीवाल का भी चेहरा देख लिया, और भी तमाम सारे, जयंत का भी चेहरा देख लिया, और का देख लिया। तो असली कौन है जो लड़ रहा है नरेंद्र मोदी से और जो कभी वहां नहीं जा सकता, तो वो तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी, उसके अलावा तो और कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में सच को जानना, पहचानना बेहद जरूरी है कि कौन आपका हितैषी है और कौन फर्जी है, जो हर जगह अपना परिवार बना लेता है, हर जगह अपना घर बता देता है। जय